जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जनपद गोरखपुर की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी लोग इस ऑनलाइन व्याख्यान में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत विज्ञान विषय में भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर कोविड पैंडेमिक पांव फैलाए हुए है और उसी के तहत फिजिकल क्लासेस जो फेस टू फेस इंटरेक्शंस के माध्यम से हो सकते थे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमारे डाइट के प्रवक्ताओं द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आप सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। आइए इस व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। हो सकता है ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने बचपन में कभी किया होगा, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है निश्चित ही आप लोगों ने किया होगा। आइए फिर से एक बार उसी प्रैक्टिकल को याद करते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हमको करना क्या होगा, हमारे पास 2-3 छोटे छोटे संसाधनों की आवश्यकता होगी। जैसे मेरे पास आप लोग देख पा रहे होंगे ये प्लेन पेपर है और एक कैंची है, 2 चीज़ें हैं। इनकी सहायता से हम करेंगे क्या, इस प्लेन पेपर को हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में महीन महीन भाग में हम इसे काट लेंगे। तो इसको मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाई दे पा रहा होगा, छोटे छोटे महीन महीन से टुकड़े दिखाई दे रहा है। ओके, वेरी गुड। अब मेरे पास ये पेन है, पेन को मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। ये पेन है, पेन को मैंने खोल लिया। ये पेन की रिफिल है, पेन की ये रिफिल है। पेन की रिफिल जो है इसको मैं अपने बालों में धीरे धीरे रगड़ूंगा। इसके स्थान पर आप लोग कंघी भी ले सकते हैं या कोई दूसरा और उपकरण छोटे मोटे ले सकते हैं, जैसे हल्की प्लास्टिक की कोई रॉड हो वो भी आप ले सकते हैं, या फिर स्केल हो, प्लास्टिक की जो पटरी होती है उसे भी आप ले सकते हैं। तो इसके साथ करना क्या है, मैं इसे अपने बालों में धीरे धीरे रगड़ रहा हूँ। आप लोग देखें थोड़ी देर के लिए, बहुत हल्के हाथों से। बिल्कुल ऐसे ही आप सभी लोग इस प्रैक्टिकल को करेंगे। इसको मैं धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा और 2-3 सेकंड और कर लेते हैं। बालों में हमने इसे रगड़ लिया। आप लोग भी जब भी करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। अब इस पेन को हम इस कागज़ के जो छोटे छोटे तिनके हैं मैंने जिनको काट रखा है, इनके ऊपर हम लाएंगे और अभी देखते हैं क्या होता है। ला रहे हैं, आप लोग देखें इसे, देखिए ये चिपक गया। कागज़ का छोटा सा तिनका है, इसके साथ चिपक गया। देखें एक और तिनका चिपक गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब इसको जब काफ़ी देर तक थोड़ा सा और अगर हम रगड़ लेंगे बालों में थोड़ा सा 1 से 2 मिनट तक, तब ये तिनके ज़्यादा संख्या में इसके साथ आके चिपक जाते हैं इसके। तो अब इसको हम रखते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे अब चर्चा करते हैं। ये रहा। अभी आप लोगों ने देखा कि जब हमने पेन को बालों में धीरे धीरे लगभग 20 से 30 सेकंड तक रगड़ा, तो रगड़ने के बाद जब उसे हम कागज़ के छोटे छोटे तिनके के पास ले गए, तो तिनके उसकी सहायता, तो तिनके वो जो थे उस पेन के पास, पेन के साथ आके चिपक जाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम किसी पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ते हैं, उसके साथ रगड़ते हैं, तो होता क्या है, इन दोनों पदार्थों में आवेशन की प्रक्रिया हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। और जब आवेशित हो जाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेते हैं और चिपक जाते हैं, अर्थात आकर्षित कर लेते हैं।
इसके पीछे की छोटी छोटी घटनाएं हैं। जैसे लगभग आज से 2500 वर्ष पहले एक यूनान के दार्शनिक थे, उनका नाम था थेल्स। क्या सुना आप लोगों ने? थेल्स। उन्होंने एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया, जैसे आज मैंने भी आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल किया, ऐसे ही प्रैक्टिकल उन्होंने भी किया। उस प्रैक्टिकल में उन्होंने ये किया कि अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर एक पदार्थ होता है, और ऊन से तो आप लोग भली भांति परिचित ही हैं। ऊनी वस्त्रों को हम लोग जाड़े के दिनों में पहनते हैं। अभी इससे छोटा भी एक एक्सपीरियंस है, मैं उसे शेयर करूंगा, पहले आप लोग इसे सुन लें। तो अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा गया, जैसे हमने अभी बालों में रगड़ा, ऊन से रगड़ा गया, तो वह इसी प्रकार से कागज के छोटे छोटे तिनके को या डस्ट पार्टिकल्स को छोटे छोटे वो अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। जब उन्होंने इस प्रकार से देखा कि ये आकर्षित कर रहा है, तो उनके मन में कुछ क्वेश्चंस उत्पन्न हुए या जिज्ञासाएं हुई। ऐसा कि विज्ञान का मतलब ही है क्या, क्यों, कैसे। तो उनके मन में भी इसी प्रकार से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर इसके पीछे कौन सी घटना है जो इसे आकर्षित कर रही है। ये यूनान के दार्शनिक थे। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, बोर्ड पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यूनानी दार्शनिक थेल्स थे। थेल्स थे। इन्होंने इस प्रैक्टिकल को किया। अब इसके बाद थोड़ा सा और समय बीता। सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम डॉक्टर गिलबर्ट था। डॉक्टर गिलबर्ट उनका था। ग्रीन बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा अच्छे से। तो उन्होंने ये देखा, इसी प्रकार से एक प्रैक्टिकल उन्होंने भी किया, और जैसा कि थेल्स ने किया था अंबर और ऊन के साथ, तो डॉक्टर गिलबर्ट ने क्या किया, उन्होंने कांच, आबनूस, गंधक आदि बहुत सारे पदार्थों को ले लेकर और इसी प्रकार से प्रैक्टिकल किए। और जब उन्होंने प्रैक्टिकल किए तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि जब जो कार्य यूनानी दार्शनिक थेल्स ने किया था और उसमें जैसे परिणाम आए थे, उसी प्रकार से परिणाम इन सब पदार्थों को एक साथ लेकर और आपस में रगड़ने से इसी प्रकार से घटना उत्पन्न हो रही है कि ये सभी भी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, इसके आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब हम दो पदार्थों को एक साथ लेकर रगड़ते हैं आपस में, तो वो पदार्थ इलेक्ट्रीफाई अर्थात वैद्युतमय हो जाते हैं। अब इसको और आसान शब्दों में अगर हम कहेंगे तो हमें कह सकते हैं कि वो पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। वो पदार्थ आवेशित हो गए। अब आवेशित होने का मतलब कि उनके अंदर आवेश आ गया, और उसी आवेशन की प्रक्रिया के प्रभाव में आकर वो पदार्थ एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं। जैसा कि अभी हमने इस व्याख्यान के प्रारंभ में आप लोगों को एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाया कि पेन जो है बाल से रगड़ के जब उसको हमने कागज के छोटे छोटे तिनकों पर रखा तो उसने उसको आकर्षित कर लिया, अर्थात छोटे छोटे तिनके आके पेन के साथ चिपक गए। ये चीज़ आप लोगों ने देखा। अब सवाल ये उठता है कि पदार्थ जब आवेशित हो गया तो आवेश है क्या, ये कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो एक और वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने
एक और प्रैक्टिकल किया। इसी प्रैक्टिकल्स को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने और एक प्रयोग किया। उन्होंने कांच की छड़ ली छोटी सी, और कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा, ठीक इसी प्रकार से जैसा अभी हमने आप लोगों को बताया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कांच की छड़ को रेशम के साथ धीरे धीरे रगड़ा, और रेशम से रगड़ने पर उन्होंने भी इसको देखा कि ये रगड़ने के बाद ये छोटे छोटे कागज के तिनकों, डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। एक प्रैक्टिकल ये था। दूसरा, उन्हीं ने ही आबनूस होता है, उसे उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा, और बिल्ली की खाल से रगड़ के देखा कि आबनूस के ऊपर भी इसी प्रकार से तिनके आके चिपक जाते हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला और उन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की कि कांच को जब हमने रेशम के साथ रगड़ा तो कांच पर जो आवेश आया उसे हम धन आवेश कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसे उन्होंने धन आवेश की संज्ञा दी, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो उन्होंने प्रैक्टिकल किया, आबनूस अर्थात इवोनी को जब उन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो इवोनी के ऊपर जो आवेश आया उसे उन्होंने ऋण आवेश का नाम दिया। तो स्पष्ट हो गया कि आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया धन आवेश और दूसरा हो गया ऋण आवेश। एक हमारे पास हो गया धन आवेश, इसे हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, और दूसरा हमारा हो गया ये ऋण आवेश, इसे हम निगेटिव चार्ज कहेंगे, ऋण आवेश कहेंगे। ये अब 2 प्रकार के आवेशों की बात हो गई। इसकी अवधारणा को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम इसको जब और अच्छे से डिफाइन करेंगे, कि आवेश क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश को हम विद्युत आवेश कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि जैसे हमने धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में चर्चा तो कर ली, लेकिन जब हमने अभी बताया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रैक्टिकल किया जिसमें कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच के ऊपर धन आवेश आया, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ यह है कि कांच पे जो धन आवेश आया, इसका मतलब है कि रेशम से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलकर कहाँ चले गए? कांच पे जो धन आवेश आया, इसका मतलब है कि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे रेशम पे चले गए। अब कांच पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और रेशम पर क्या हो गई? उनकी अधिकता हो गई। इसलिए कांच पर अगर धन आवेश आया तो इसका मतलब है कि रेशम पर क्या आया होगा? ऋण आवेश आया होगा। जैसे दूसरा जो मैंने बताया कि आबनूस को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर आबनूस के ऊपर ऋण आवेश आता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ बिल्ली की खाल से कुछ हमारे आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में थे वो निकलकर आबनूस की खाल पर चले गए और वहाँ इलेक्ट्रॉनों की सघनता हो गई या अधिकता हो गई, और इसलिए आबनूस पर ऋण आवेश आ गया और बिल्ली की खाल पर निश्चित ही क्या आया होगा? धन आवेश आया होगा। इसका मतलब है ये धन आवेश और ऋण आवेश, या तो पदार्थ अगर न्यूट्रल नहीं है, जब वो, चूंकि ये दोनों का जो प्रोडक्शन हुआ, जो हमें देखने को मिला, ये तब मिला जब हमने पदार्थ को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पदार्थ को नहीं रगड़ते तो भी वास्तविकता यही है कि ये आवेश स्थित हैं, लेकिन उनके अंदर कोई मोशन अथवा कोई गति नहीं है। तो चूंकि नॉर्मल सिचुएशन में, एक सामान्य अवस्था में, ये जो आवेश होते हैं, चाहे धन आवेश कह लीजिए, ऋण आवेश कह लीजिए, ये स्थिर होते हैं, इसीलिए इनको हम स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं।
और स्थिर विद्युत आवेश ये जो हमारा चैप्टर ही है, इसके अंतर्गत जो आज हम लोगों ने चर्चा किया वो चर्चा हमारा स्थिर विद्युत आवेश के बारे में था। अब हम जब स्थिर विद्युत आवेश के बारे में हमने चर्चा कर लिया, क्या आप लोग ये बता पाएंगे कि जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा कि इस प्रकार की चीज़ें हुई, कुछ और भी ऐसे घटनाएं होती होंगी जिनसे आपको ये एहसास होता होगा, होता होगा कि इस प्रकार से आवेशन की घटना हमारे दैनिक जीवन में भी घटित होती है। जैसे कभी कभी आप जो गर्म कपड़े होते हैं उनको जब आप हाथ से पकड़ते हैं तो उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक आवाज़ हल्की सी आवाज़ आती है, वो भी इसी आवेशन के फलस्वरूप ही आती है। और चूँकि मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे स्थिर विद्युत आवेश के घटक होते हैं। अब जब हम स्थिर विद्युत आवेश के बारे में जानकारी हमने कर लिया, तो अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि हम अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो स्थिर विद्युत आवेश हैं ये किस आधार पर गति करते हैं, कैसे गति करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग चर्चा अब आगे करते हैं। तो देखिए, जैसे अब छोटा सा हम और एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं आप सभी लोगों को। वो एग्जाम्पल इस प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आप लोगों के घरों में बिजली आती है, बिजली से बहुत सारे काम हम लोग दिन प्रतिदिन निष्पादित करते रहते हैं। बिजली जब आती है तो क्या होता है घरों में, छोटी छोटी घटनाएं आप लोग अपने दिमाग में अपनी स्मृति में लाने का प्रयास करें। जैसे बिजली अगर आ गई और हमारे घरों में फैन लगे हुए हैं या बल्ब लगे हुए हैं या टेलीविज़न है, तो अगर हम फैन का स्विच ऑन कर देते हैं तो फैन हमारा क्या होता है, चलने लगता है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब का भी स्विच हम जब ऑन कर देते हैं तो बल्ब क्या होता है, प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। इसका उल्टा जब करेंगे, या तो हम स्विच को ऑफ कर दें तो भी फैन हमारा चलना बंद हो जाएगा, या जो लाइट जो प्रकाश हमको मिल रहा है विद्युत बल्ब की सहायता से, उसका भी स्विच ऑफ कर दें तो बंद हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बिजली चली जाए, बिजली जब चली जाएगी तो भी ये हमारे कुछ उपकरण घरों में लगे हुए हैं काम करना बंद कर देते हैं। टेलीविज़न से आप लोग परिचित ही हैं, टेलीविज़न भी इसी प्रकार से काम करता है। बिजली अगर आ गई तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, बिजली नहीं है तो टेलीविज़न हमारा बंद हो जाएगा। हमारे आपके घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे ऐसे उपकरण होते हैं, जैसे फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, यहाँ तक कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गए। अगर आपका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो आप क्या करते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्जर की सहायता से चार्ज में लगा देते हैं, और जब आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज होने लगता है या चार्ज हो जाता है तो फिर उस मोबाइल फ़ोन की सहायता से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देने की बात है कि ये सब जो भी क्रियाएं, जो भी उपकरण या जो भी घटनाएं हमारे मानव जीवन के लिए लाभप्रद हैं, हमारे दिन प्रतिदिन के कार्य में उपयोग होती हैं, ये सब जो काम कर रही हैं ये किसकी सहायता से काम कर रही हैं, ये सब विद्युत की सहायता से काम कर रही हैं, ये सब विद्युत की सहायता से काम कर रही हैं। अब विद्युत की सहायता से काम करने का मतलब क्या है कि विद्युत की सहायता से काम करने का मतलब है कि जो कनेक्शंस वायर हमारे घरों में लगे हुए हैं इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित होने का मतलब ये है कि आवेशों का प्रवाह हो रहा है, आवेशों का प्रवाह हो रहा है। और आवेशों का प्रवाह होने का मतलब यह है कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालित हो रहे हैं। तो जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे
कि आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को चालित हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब विद्युत धारा की परिभाषा देते हैं कि विद्युत धारा क्या है, इसकी हम परिभाषा देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये हम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश हमारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होता है, और आवेश जब हमारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होता है तो फिर हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिखते हैं कि विद्युत धारा, यहां लिख देते हैं, हम इसको लिखते हैं विद्युत धारा, ये बराबर होती है आवेश अर्थात विद्युत आवेश बटा समय, ये होता है आवेश बटा समय। ये एक फार्मूला है आप लोगों के लिए, इसको नोट करें। अब यहाँ पर ये चीज़ हम देखेंगे कि हमने यहाँ लिखा है विद्युत धारा, यहाँ आवेश और यहाँ समय। अब इसका नोटेशंस क्या होगा, प्रदर्शित कैसे हम इसे करेंगे? तो आप लोगों ने डीएलएड के पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा मूल राशियाँ, और मूल राशियों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मूल राशियाँ 7 होती हैं एसआई पद्धति में। पद्धतियाँ आपने कई सारा पढ़ा होगा, सीजीएस पद्धति आपने पढ़ा होगा, एफपीएस पद्धति आपने पढ़ा होगा, एमकेएस पद्धति आपने पढ़ा होगा, और फिर एसआई पद्धति। इसमें क्या आप लोगों ने देखा होगा कि सीजीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में मूल राशियों की संख्या केवल कितनी होती है? 3 मूल राशियां केवल होती हैं। वो 3 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये 3 मूल राशियां होती हैं, और उसी के सापेक्ष उन पद्धतियों में इन मूल राशियों के अलग अलग मात्रक होते हैं, जिन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। इन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि विद्युत धारा क्या है। तो जब हम एसआई पद्धति की बात करते हैं, एसआई पद्धति की बात करते हैं, तो उसमें मूल राशियों की संख्या 7 हो जाती है। इसमें 3 मूल राशियां तो मैंने आपको बता ही दिया, जो एमकेएस पद्धति की होती हैं वही होती हैं। इसके अलावा 4 मूल राशियां और जो होती हैं, उसमें से एक मूल राशि आपकी है विद्युत धारा, एक होती है ताप, एक होती है ज्योति तीव्रता, और एक होती है पदार्थ की मात्रा। ये 4 मूल राशियां और बढ़ जाती हैं, इसलिए एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या 7 हो जाती है। तो इन्हीं 7 मूल राशियों में विद्युत धारा भी हमारी ये क्या है? मूल राशि है। अब चूंकि मैंने आप लोगों को ये बताया कि विद्युत धारा मूल राशि है, तो इसका मतलब इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वो मूल मात्रक कहलाएगा। अब चूंकि मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। मैं सीधे आ रहा हूं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, इस पे हम आ रहे हैं, और नोटेशंस क्या होगा। तो जब भी हम विद्युत धारा को लिखते हैं, विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा के अंग्रेजी अक्षर के स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं, स्मॉल आई से लिखते हैं। अर्थात विद्युत धारा को हम लिखेंगे स्मॉल आई, ये हो गया, और स्मॉल आई ये बराबर हो गया विद्युत आवेश या आवेश। इसको हम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर क्यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, क्यू, और बटे समय को आप लोग जानते हैं कि स्मॉल टी अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों नोटेशन स्मॉल लेटर में ही रहेंगे, अर्थात I = Q/T। ये इसका इसी फार्मूले का, इसी सूत्र का ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, गणितीय रूप हो गया। और मात्रक के बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे, तो कि हम बता रहे थे कि विद्युत धारा हमारी मूल राशि है, तो इसका मात्रक जो होगा मूल मात्रक होगा, और विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको हम ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी, विद्युत धारा का जो मूल मात्रक है इसे हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं अभी, एम्पियर। ये इसका मूल मात्रक है। अब यहाँ पर ये देखना है
कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T, अर्थात I बराबर Q बटा T हो गया ये। अब चूंकि यहाँ एम्पियर हमने लिखा कि एम्पियर, अच्छा एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि एम्पियर इसका जो मूल मात्रक है इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल A अक्षर से लिखते हैं, इसे हम ऐसे अंग्रेजी के कैपिटल A अक्षर से लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसे भी हम स्मॉल से लिख सकते थे, नहीं, लेकिन मूल मात्रक की जब हम चर्चा करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कुछ भौतिक राशियाँ मूल राशियों के मूल मात्रक स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं और कुछ के मात्रक कैपिटल लेटर में, जिसमें से एक ये विद्युत धारा का जो मात्रक एम्पियर होता है ये भी हम कैपिटल A अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे मात्रक जो किसी वैज्ञानिक अर्थात साइंटिस्ट के नाम पर नामकरण किए जाते हैं उनको हम हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, और जो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं होते हैं, कॉमन होते हैं, उन्हें हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे भी दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारी मूल राशि लंबाई है और लंबाई का जो मूल मात्रक है वो मीटर है, तो मीटर को लेकिन हम कैपिटल एम अक्षर से नहीं लिख सकते हैं। मीटर को हम हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, अर्थात मान लो मीटर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, मात्रक है जो कि लंबाई का, तो हम इसको ऐसे स्मॉल यम अक्षर से लिखते हैं क्योंकि मीटर किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है और एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पे, इसलिए हम इसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब हम ये चर्चा करते हैं, अब हम यहाँ पर ये चर्चा करते हैं कि यहाँ पर अब हम ये चर्चा करेंगे कि एम्पियर का क्या कोई और संबंध हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं आवेश और यहाँ पर आप देख रहे हैं समय। आवेश का मात्रक क्या होता है? बहुत सारे प्रशिक्षुओं को पता होगा, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है और समय का मात्रक हमारा, समय भी एक मूल राशि है, समय का मात्रक हमारा होता है सेकेंड, क्योंकि घंटा और मिनट ये ध्यान देंगे आप लोग। कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं कि वो कौन सी मूल राशि है जिसका मात्रक CGS पद्धति, FPS पद्धति और MKS पद्धति में तीनों एक ही होता है, चेंज नहीं होता है, तो वो समय ही है। क्योंकि जब आप CGS में जो अंतिम अक्षर लिखा हुआ है S, या FPS पद्धति में अंतिम अक्षर लिखा हुआ है S और MKS पद्धति में अंतिम अक्षर लिखा हुआ है S, वहाँ तीनों S का मतलब ही है सेकेंड, वो सेकेंड है। अर्थात समय एक ऐसी मूल राशि है जिसका मात्रक तीनों पद्धतियों में, यहाँ तक कि SI पद्धति में भी परिवर्तित नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो चूंकि हमने यहाँ चर्चा किया विद्युत धारा के बारे में और विद्युत आवेश और इसके अलावा विद्युत धारा के मात्रक के बारे में हमने आप लोगों को यहाँ पर बताया, तो अब जो आज का ये हमारा व्याख्यान था, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सबके व्याख्यान लगे हुए हैं। मेरे बाद भी आप लोगों को किसी प्रवक्ता सर या मैम का व्याख्यान होगा। तो आज जो हमें डिस्कस करना था, आज हमने स्थिर विद्युत आवेश के प्रकरण पर डिस्कशन किया और आज इस व्याख्यान में आप लोगों ने ये देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। और चूंकि ये सामान्य अवस्था में स्थिर होते हैं इसीलिए हम इनको स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। घर्षण के द्वारा रगड़ उत्पन्न होने पे ही हमारी चीज़ें आवेशित होती हैं। मैंने प्रैक्टिकल के माध्यम से भी आप लोगों को दिखाया। ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल आप लोग अपने घरों पे भी करेंगे या आपके पास पड़ोस में जो बच्चे होंगे या जब आप लोग अपने विद्यालयों में जाके छोटे छोटे प्रैक्टिकल को करके आप लोग दिखाएंगे गतिविधि कि आवेश जब हमारा प्रवाह होता है तभी हमको विद्युत धारा मिलती है, अर्थात आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा हमने आप लोगों को बताया कि विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है कि विद्युत धारा ये बराबर होता है विद्युत आवेश बटा समय, और मैथमेटिकल रूप में इसे हम स्मॉल I इज इक्वल टू स्मॉल Q अपॉन स्मॉल T के रूप में लिखते हैं। इसका हमने आप लोगों को मात्रक बताया एम्पियर, और ये भी बताया कि एम्पियर को हम कैपिटल अक्षर से क्यों प्रदर्शित करेंगे। तो आप सभी प्रशिक्षुओं ने इस व्याख्यान में पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ पार्टिसिपेट किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये व्याख्यान आप लोगों के लिए
विज्ञान में स्थिर विद्युत आवेश की अवधारणा को समझने के लिए, निखारने के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और आने वाले डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं में भी जब इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे तो निश्चित ही आप उस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हल करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। आप लोग जुड़े, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।